मेहनत करने वालों के लिए अवसर बहुत हैं और जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहाने बहुत हैं। नमो नमः साथियों, स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए कुछ समय मैं आपसे दूर थी। इसी बीच अपनी परीक्षा भी हो गई, फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता परीक्षा संस्कृत, और अपना जो वापस से भर्ती आ गई और वापस से एग्ज़ाम डेट, परीक्षा तिथि भी आपके सामने है। तो सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट है किस परीक्षा की तैयारी करनी है, कैसे करनी है। और अगर आप भाषा के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको फ़ायदा ये है कि आप दोनों तीनों परीक्षाएं दे सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता भर्ती परीक्षा की। तो अगर आपका लक्ष्य सिर्फ वही है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस तरह का पेपर आया था, जिस तरह का प्रश्न पत्र था इस बार, उसको देखते हुए एक तो बात हमारे सामने स्पष्ट है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी हमें नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की करनी होगी, उसी हिसाब से करनी होगी। क्योंकि अभी जो पेपर आया है, जो पैटर्न है, उससे 2 कदम आगे ही जाना होगा, उससे कम नहीं आने वाला, इतना समझ लीजिए। तो उसी लेवल की हमें तैयारी करनी है। क्या जो परीक्षक है, एग्जामिनर क्या सोचता है, उसके इर्द गिर्द हमें तैयारी करनी है। तो कक्षाएं फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की कुछ दिनों में आपकी मैं शुरू करने वाली हूँ, पाठ्यक्रम आधारित। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, तो अधिकतर विद्यार्थी जो कि मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दें, नेट की परीक्षा दें, क्योंकि अब ज़्यादा अंतर नहीं है लेवल में। तो ज़रूर से आपको वो पेपर भी देना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड और जो असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों में जो सेम टॉपिक्स हैं, सेम प्रकरण हैं जिनमें समानता है, उनको हम पहले पढ़ेंगे, पहले अध्ययन करेंगे। और फिर आपकी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है वो तो मई में है, तो उसमें समय है, तो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, ताकि हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो कक्षाएं 2-3 दिनों में आपकी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही एक पाठ्यक्रम में मतलब एक बिंदु, एक चीज़ हम नई शुरू कर रहे हैं कि हम इस पेपर को देखते हुए कि रोज़ 1 या 2 प्रश्नों पर, कुछ बिंदुओं पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे, ताकि मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे क्लियर हो सकें, उनमें स्पष्टता आ सकें कि परीक्षक क्या सोचता है, हमें उस चीज़ पर देखना है। देखें, जैसे हम पहले साहित्य से शुरू करते हैं। जैसे साहित्य की बात करते हैं तो आपको पता है पहले वैदिक साहित्य आता है, फिर लौकिक साहित्य आता है। हम व्याकरण की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, पहले साहित्य से संबंधित बात करेंगे, फिर व्याकरण। तो उसमें क्या है, जैसे जब हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो पहले वैदिक साहित्य आता है, तो बाद में लौकिक साहित्य आता है। तो वैदिक साहित्य जो है उसमें सबसे पहले जो आपका बिंदु डाल रखा है वो वेद, आरण्यक और उपनिषद डाल रखा है। तो ऐसे आपको चीज़ों को देखना है कि उसने इस बार क्या प्रश्न पूछा था। जैसे वेद वाला टॉपिक है, उसमें पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, जैसे है ना, चारों वैदिक संहिताएं हैं उनके विषय में पढ़ना होगा, ऋग्वेद के विषय में विशेषकर पढ़ना होगा, वेद शब्द कैसे बना है, उसमें धातु कौन सी है, उसका अर्थ क्या है, सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। पर विशेषकर ध्यान दीजिए कि उसने प्रश्न कैसा पूछा है। प्रश्न इस बार वेद में से ये पूछा है कि भाई चारों वेदों का क्रम ही पूछ लिया उसने, कितना सरल प्रश्न पूछा। तो इसी पैटर्न पर हम आगे जाते हुए जैसे देखते हैं, तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि हमारे 4 वेद हैं, 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों वेदों के उपवेद होते हैं, आपको पता है चारों वेदों के उपवेद होते हैं। तो अगर उसने वेदों का क्रम पूछा है, संहिताओं का क्रम पूछा है, तो वो उपवेद का क्रम भी पूछ सकता है। तो देखें, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद।
और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो ब्रह्मवेद। तो अगर उसने पूछ लिया कि चारों वैदिक संहिताओं के, चारों वेदों के जो उपवेद हैं उनका नाम बताइए या मिलान करिए, या चारों का क्रम पूछ सकता है, तो क्रम क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और ब्रह्मवेद। तो आप है ना याद कैसे रखेंगे? पहले तो ऐसे याद रखो कि ऋग्वेद की आयु सबसे लंबी है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। तो सबसे लंबी आयु का कौन हो गया? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो मतलब ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन हो गया? आयुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका हो गया धनुर्वेद। अब सामवेद में आप याद रखो कि सामवेद जो है वो गान का वेद है, वो गीत से संबंधित है। और गीत से संबंधित कौन होते हैं? गंधर्व। ऐसे मान लो कि जो गंधर्व लोग हैं वो खूब गीत गाते थे, खूब नाचते थे, खूब गान करते थे। तो सामवेद का उपवेद कौन हो गया? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद के लिए आपको पता ही है कि जो अथर्ववेद है उसके ऋत्विक ब्रह्मा थे, तो वो ब्रह्मा से संबंधित वेद है, तो उसका उपवेद कौन हो जाएगा? ब्रह्मवेद। तो चारों वेदों के जो उपवेद हैं वो आज ही याद कर लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का हमारा ब्रह्मवेद। इस तरह से हम रोज 1 या 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वैसे कक्षाएं हम कुछ दिनों में शुरू कर ही रहे हैं। आप पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।